नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अभ्यास सीरीज में। ये एक ऐसी सीरीज है जहां क्लास 10 साइंस के हर एक चैप्टर के वन शॉट अपलोड किए जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 to 4 यानी कि केमिस्ट्री का पोर्शन ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और आज के चैप्टर नंबर 5 यानी कि लाइफ प्रोसेस, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि बायोलॉजी का पोर्शन हमने स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वन शॉट सीरीज बनाने का यही मकसद था कि अगर किसी बच्चे को कुछ चीज़ नहीं आ रही है किसी पर्टिकुलर चैप्टर से, तो ये वीडियो देखने के बाद उसे वो चीज़ आने लगेगी। और अगर आप PYQ लगा लेते हैं, NCERT की रीडिंग कर लेते हैं, देन एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए बिना किसी देर के साथ आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम लाइफ प्रोसेस का ये चैप्टर। और स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये है कि वो क्या क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है कोई भी चीज़ लिविंग थिंग है या नहीं। जैसे ये फ्रॉग लिविंग थिंग है या नहीं, जैसे कि ये बर्ड लिविंग थिंग है या नहीं, जैसे ये ह्यूमन लिविंग थिंग है या नहीं। वो कौन सा क्राइटेरिया है जो ये डिसाइड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग है या नहीं। वो क्राइटेरिया क्या होगा? और इसका आंसर है मूवमेंट। वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया मूवमेंट है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट शो कर रहा है तो वो लिविंग है। अब मूवमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में। मूवमेंट मतलब टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। यानी कि आप एक टाइम पे पॉइंट ए पे थे, थोड़ी देर बाद आप पॉइंट बी पे हो गए। अगर टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप क्या शो कर रहे हैं? मूवमेंट शो कर रहे हैं। और अगर आप मूवमेंट शो कर रहे हैं तो आप क्या होंगे? लिविंग थिंग होंगे। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो एनिमल होंगे और जो ह्यूमन बींग्स होंगे वो तो मूवमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स तो मूवमेंट शो नहीं करते। प्लांट्स तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन मूव नहीं करते। तो क्या प्लांट्स को हम लिविंग थिंग नहीं कहेंगे? क्या प्लांट्स के लिए ये क्राइटेरिया वर्क नहीं करता? क्या ये क्राइटेरिया हर एक चीज़ के लिए फॉलो नहीं हो रहा? देखिए, प्लांट्स में अगर हमें मूवमेंट नहीं दिख रही तो क्या हुआ? क्या प्लांट्स में हमें ग्रोथ दिखती है? यस और नो? क्या प्लांट्स में हमें ग्रोथ दिखती है? क्या प्लांट्स टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं? पहले छोटे थे, फिर धीरे 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 बड़े होते गए। क्या टाइम के साथ उनमें ग्रोथ हमें दिख रही है? इसीलिए क्योंकि हमें उनमें ग्रोथ दिख रही है तो वहां पे क्राइटेरिया ग्रोथ होता है। और इसलिए हम प्लांट को क्या कहते हैं? प्लांट को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए, ये चीज क्लियर हो गई। अब नॉन लिविंग थिंग क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट शो कर रहे हैं वो लिविंग थिंग है। तो जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट शो नहीं कर रहे होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे नॉन लिविंग थिंग। जैसे कि ये स्टोन, जैसे कि बुक, जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि टेबल, जैसे कि चेयर, और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जो कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन मूव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से लिविंग और नॉन लिविंग का जो आपको कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। और इसके लिए एक निमोनिक आपको याद रखना है और वो है मिसेस ग्रीन। मिसेस ग्रीन का M आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? मूवमेंट। यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो कर रहा होगा। मूवमेंट क्या होता है आप समझ चुके होंगे। R यहाँ पर रेस्पिरेशन को बता रहा है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फूड को, ऑब्जेक्ट नहीं, किसी भी फूड को आप क्या कर रहे होते हो? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे होते हो और एनर्जी रिलीज कर रहे होते हो। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां से एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। ह्यूमंस का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, वो कहां से फुलफिल होता है? वो फुलफिल होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस से। उसके बाद S से आता है सेंसिटिविटी। यानी कि कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है, तो वो हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हम सेंसिटिव हैं। ठीक है। G फॉर ग्रोथ, यानी कि टाइम के साथ ग्रो कर रहे हैं। R फॉर रिप्रोडक्शन, यानी कि नए यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। E फॉर एक्सक्रीशन, यानी कि N फॉर न्यूट्रिशन, लेने के बाद जो वेस्ट रहा उसको रिमूव करने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी डेली लाइफ में शो कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखिए, कुछ एक्टिविटीज होती है, कुछ बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटीज होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को करनी पड़ती है ताकि वो अपने लाइफ को मेंटेन कर सके। ठीक है, अपनी जिंदगी को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी लाइफ प्रोसेसेस होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को परफॉर्म करनी होती है। और इस चैप्टर में हम वही बेसिक 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें है न्यूट्रिशन,
रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और होगा एक्सक्रीशन। हम यही देखेंगे कि न्यूट्रिशन ह्यूमंस में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, और ऐसे ही सारे लाइफ प्रोसेस को इन सारी चीज़ों के लिए कवर कर रहे होंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे होंगे किससे, एक क्वेश्चन से। यहाँ फिर से एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन ये कि यार हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है? तो आंसर होगा यस, हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? क्योंकि बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी रिक्वायरमेंट सिर्फ तब नहीं होती जब हम जाग रहे होते हैं, तब भी होती है जब हम सो रहे होते हैं। यस, जब हम सो रहे होते हैं तो बैकएंड पे सारे लाइफ प्रोसेसेस जो है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है हमारी बॉडी के अंदर वो वर्क कर रही होती है। यानी कि हमारा बॉडी वर्क कर रहा होता है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट तब भी होती है। और इस एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें क्या लेना होता है? हमें लेना होता है फ्यूल। और हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है? फूड। हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है? हमारी बॉडी का फ्यूल है फूड। ये फूड हमें क्या करता है? एनर्जी सप्लाई करता है, और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी सप्लाई करता है ताकि वो उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ग्रो हो सके। ये चीज़ क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले लाइफ प्रोसेस को कवर करते हैं और समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हम खाने को ले रहे होते हैं और उस खाने को यूटिलाइज कर रहे होते हैं एनर्जी के लिए, ताकि जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इस फूड से फुलफिल कर दी जाए। तो उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। और अब न्यूट्रिशन जब हमें समझ में आ गया है तो एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं जो कि होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जिसे ऑर्गेनिजम्स लेते हैं ताकि जो उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, ताकि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट उन्हें मिल जाए। इसलिए वो क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, वाटर हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट्स के। तो यहाँ से न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट क्लियर हो गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है। यहाँ पर दो टाइप है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब एक एक करके दोनों को समझते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो क्या यहाँ नाम से समझ में आ रहा है आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? चलिए वर्ड को तोड़ते हैं। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। यानी कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा होता है कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर, जैसे कि सनलाइट की एनर्जी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाने में कैपेबल होते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे CO2, वाटर, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कि ग्रीन प्लांट, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं ऑटोट्रॉफ्स में, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, और उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो यहां भी वर्ड से समझते हैं। हेटेरो का मतलब क्या होता है? अदर। ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। यानी कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर एक ऑर्गेनिज्म इनकैपेबल होता है कि वह अपना खाना खुद बना सके बेसिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि वो डिपेंडेंट होता है किसी और ऑर्गेनिज्म पे, किसी और सोर्स पे, ताकि वो अपनी नरिशमेंट ले सके। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, जहां पे ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। चलिए, तो अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाएगा? जो इनकैपेबल होते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना बनाने को, ऑफ कोर्स सी बात है, उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगजाई हो गए, ये सब किस कैटेगरी में आ गए? ये सब हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आ गए। पहले बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप की। यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक,
पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। अब वन बाय वन करके तीनों मोड्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कवर करते हैं। स्टार्ट करेंगे सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। सेप्रो का मतलब क्या होता है? रोटन यानी कि सड़ा हुआ, यानी कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे ले रहे हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स से ले रहे हैं। चाहे वो डेड प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, डिकम्पोज फूड हो सकते हैं, जैसे कि आपका सड़ा हुआ ब्रेड हो गया। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। अब बात कर लेते हैं सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं। सेप्रोफाइट्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स या डिकेइंग एनिमल बॉडी से या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हो, उन्हें क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट्स। फॉर एग्जाम्पल फंजाई हो सकता है, जैसे ब्रेड माउल्ड या मशरूम या ईस्ट, या बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो सेप्रोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे ले रहे होते हैं? दूसरी बॉडी से ले रहे होते हैं, ठीक है। वो किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना खाना ले रहे होते हैं। तो जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म खाना ले रहा होता है वो होस्ट को इस तरीके से खाना लेता है कि होस्ट की डेथ उससे नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे पैरासाइट्स के, तो वो होंगे फंजाई, वो होंगे कुछ बैक्टीरियाज और कुछ प्लांट भी, जैसे अमरबेल। हमने ये देखा था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेती है, लेकिन ये बात भी सही है कि सारे प्लांट जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करते। जैसे अमरबेल या कसकटा, दोनों ही नाम उसी के हैं, कोई भी नाम बोलिए, ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। एनिमल्स जैसे प्लाज्मोडियम हो गए, राउंड वॉर्म हो गए, ये भी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। स्पेसिफिकली अगर नाम लिया जाए तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। इसके बाद तीसरी टाइप को देखेंगे, ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म खाने को निगलता है, इंजेस्ट करता है। जो वो खाने को इंजेस्ट कर रहा होता है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होता है। देन उसके बाद वो फूड अंडरगो करता है डाइजेशन का प्रोसेस, वहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, देन एसिमिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन शो कर रहा होता है? मैन, कैट, डॉग, यानी कि सिंपल से अगर कहें तो हम ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। स्पेसिफिकली क्या नाम है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो देखिए प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स ह्यूमंस की तरह या एनिमल्स की तरह एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन मूव तो कर नहीं सकते अपने फूड के लिए। वो क्या करते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड खुद बना रहे होते हैं, और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। देखिए वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और वो इस प्रोसेस की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी को यूज करते हैं जो उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। उस एनर्जी जो उन्होंने फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाई है उससे इस एनर्जी डिमांड को फुलफिल किया जाता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है उससे समझते हैं, तो हम वही करेंगे, शब्दों से समझेंगे। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्ड, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहां हम कुछ लाइट से बिल्डअप कर रहे होंगे। तो एक ऐसा प्रोसेस जो ग्रीन प्लांट यूज करती हैं ताकि वो अपना खाना बना सके, खाना मतलब ग्लूकोज बना सके, सनलाइट को यूज करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जल्दी से समअप करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पर 4 रिक्वायरमेंट्स होती है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। वापस से रिपीट कर लेते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता कैसे है। तो यार प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन पोर्स से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि प्लांट्स को क्या मिल जाता है? प्लांट्स को वो मिल जाता है जो उन्हें चाहिए और वो बाहर रिलीज कर देते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट रिएक्शन का होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स को CO2 चाहिए होता है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन बनता है तो वो ऑक्सीजन को भी उसी पोर से रिलीज कर देते हैं। यानी कि वो गैसियस एक्सचेंज कहाँ से हो रहा है? उस स्मॉल पोर से हो रहा है जो कहाँ होता है? लीव्स पे होता है और ग्रीन स्टेम पे होता है, और उस पोर्स का नाम क्या है? स्टोमेटा। अब ये जो पोर्स हैं उन पोर्स पे एक गेट कीपर होता है और वो गेट कीपर
एंड उसको कंट्रोल करता है, उस पोर्स को कंट्रोल करता है कि वो पोर कब ओपन होगा, वो पोर कब क्लोज होगा। तो जब पानी अंदर की तरफ एंटर करता है तो वो पोर ओपन हो जाता है, पानी जब बाहर की तरफ जा रहा होता है, निकल रहा होता है, तो वो पोर क्लोज हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी प्लांट्स क्या करते हैं, अपने पोर्स को क्लोज कर लेती हैं ताकि एक्सेस वाटर लॉस ना हो जाए। तो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा पोर्स है जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है, और गार्ड सेल क्या है, गार्ड सेल वो गेट कीपर है जो उस दरवाजे को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज हमने और डिस्कस कर ली थी कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो भी इसी पोर से एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो स्टोमेटा है वो कहाँ पाया जाता है, ये ब्रॉड लीव जो होती है उनके लोअर सरफेस से पाया जाता है, और जो नैरो लीव होती हैं उनके दोनों ही तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये स्टोमेटा यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है, ये स्टोमेटा ओपन पोजीशन में है। यहाँ देख सकते हैं दोनों गार्ड सेल ओपन है। यहाँ पे ये देखिए गार्ड सेल ने क्या कर दिया है, स्टोमेटा के पोर्स को क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन तो हमने देख लिया कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, यानी कि प्लांट्स को जो CO2 का रिक्वायरमेंट है तो वो CO2 यहाँ से एंटर होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो यहीं से एग्जिट कर जाता है। दूसरा जो हेल्प ये करते हैं वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में करते हैं, यानी कि वाटर को लूज करने में। होता क्या है, इन गार्ड सेल्स की मदद से जो वाटर होता है वो वाटर लीव्स के सरफेस पे आ जाता है, देन सनलाइट की प्रेजेंस में वो वाटर इवोपरेट हो जाता है, और इस तरीके से प्लांट वाटर को लूज कर लेते हैं जो एक्सेस वाटर होता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। क्लियर है, तो ये क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्लांट्स को वाटर कैसे मिला। देखिए, प्लांट्स को वाटर मिलता है सॉइल से, सॉइल में वाटर होता है और वहां से प्लांट्स को क्या मिल रहा होता है, प्लांट्स को वाटर मिल रहा होता है। अब रूट से ऑस्मोसिस की मदद से ये वाटर कहाँ आ जाता है, ठीक है, सॉइल से रूट तक तो ऑस्मोसिस की मदद से आ गया। एक बार रूट में आ गया, रूट से फिर एक प्लांट का वस्कुलर टिश्यू होता है, प्लांट के पास एक वस्कुलर टिश्यू होता है, और उस टिश्यू को क्या बोलते हैं, उस टिश्यू का नाम होता है जाइलम। इस पूरे प्रोसेस को थोड़ी देर बाद और इन डिटेल समझेंगे। अभी बस इतना समझिए कि प्लांट्स के पास एक वस्कुलर टिश्यू होता है। ये रूट्स क्या करते हैं, वाटर को ऑस्मोसिस की मदद से सॉइल से ले लेते हैं, देन जाइलम तक पहुंचा देते हैं। जाइलम क्या करता है, जाइलम के पास कुछ स्पेशल पावर होती है, और ये पूरे प्लांट्स में जहां जहां रिक्वायरमेंट होती है लीव्स में और दूसरे पार्ट्स में, वहां इस वाटर को सप्लाई कर देता है, और वाटर के साथ कुछ एडिशनल रॉ मटेरियल भी सप्लाई कर देता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। यानी कि देखिए, अब तक क्या समझ में आया कि यार जो गैस चाहिए थी, CO2 चाहिए था, स्टोमेटा से आ गया, पानी चाहिए था वो जाइलम ने पहुंचा दिया, अब उसके बाद सनलाइट चाहिए वो सन से हो जाएगा। और हमने एक चीज पढ़ी थी कि क्या चाहिए, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट में क्लोरोफिल, उसके बारे में जानते हैं। ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है उसको समझते हैं। देखिए, ग्रीन प्लांट में क्या होता है, ग्रीन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ होते हैं, ये लीफ के मीसोफिल सेल्स में होते हैं, ये लीफ के मीसोफिल सेल्स में होते हैं, और ये जो मीसोफिल सेल्स होता है ये क्लोरोफिल में रिच होता है, और वहीं फोटोसिंथेसिस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करके स्टोमेटा से वो आता है, वाटर हमें जाइलम से मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलती है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि क्लोरोफिल आपको कहाँ मिलेगा, क्लोरोफिल आपको क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट आपको मीसोफिल सेल्स में मिलेगा। अगर आप ये फिगर देख पा रहे हैं तो ये जो ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे बॉल दिख रहे हैं ओवल शेप के, वो क्या है, वो आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, और उन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलेगा आपको, क्लोरोफिल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या थी वो तो हमें क्लियर हो गई। पहली रिक्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की थी, वो हमें स्टोमेटा से मिल गए। ठीक है, वो हमें कहाँ से मिल गए, स्टोमेटा से मिल गए। दूसरी रिक्वायरमेंट प्लांट की वाटर की थी, वो वाटर कहाँ से मिल गया, रूट्स तक आया, और रूट से कहाँ चला गया, रूट से जाइलम की मदद से हर एक पार्ट में चला गया। सनलाइट था, सनलाइट तो हमें कहाँ से मिल गई, सनलाइट हमें सन से मिल गई। सनलाइट क्या है, सनलाइट एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स की तरह है, ताकि वो केमिकल रिएक्शन जो है वो हो जाए। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट जो अब्सॉर्ब करता है सनलाइट, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट। सनलाइट आएगी कैसे, तो प्लांट के पास एक ग्रीन पिगमेंट है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब स्टेप क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, किसने, क्लोरोफिल ने। पहले स्टेप में जो प्लांट्स की लीव होती है, जो स्टेम होता है, वहां से क्या हुआ, आपका सन जो है, सन को क्या किया, जहां जहां जो भी ग्रीन पार्ट है उन्होंने क्या किया, सन को
ट्रैप किया, ठीक है, जहां भी क्लोरोफिल था उन्होंने सन को अब्सॉर्ब किया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे और वाटर का स्प्लिटिंग होगा, यानी कि H2O जो है वो स्प्लिट होगा किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। H2O किसमें स्प्लिट होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद यही हाइड्रोजन किससे कंबाइन हो जाएगा, CO2 से कंबाइन हो जाएगा, या मैं ये भी कह सकता हूं इस CO2 का क्या हो गया, इस CO2 का रिडक्शन हो गया और उससे हमें क्या मिला, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये 3 स्टेप क्लियर हो गए। पहले स्टेप में सनलाइट को अब्सॉर्ब किया, दूसरे स्टेप में उसे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया एंड उससे क्या किया, वाटर की स्प्लिटिंग की गई और उस वाटर में से जो हाइड्रोजन मिला उसने CO2 के साथ कंबाइन हुआ, यानी कि CO2 का रिडक्शन कराया और हमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला। चलिए अब यहाँ केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं। तो CO2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होते हैं, लाइट एनर्जी यानी कि यहाँ CO2 के मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिएक्शन हो रहा होता है और जो प्राइमरी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो लाइट एनर्जी से फुलफिल होती है। प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कहाँ, एयर में रिलीज हो जाता है और जो फूड प्रोड्यूस होता है ग्रीन लीव्स में वो सिंपल शुगर के फॉर्म में यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है और जो डिफरेंट पार्ट में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसे मीट किया जा सके। और जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसे दूसरे टाइप ऑफ फूड यानी कि स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है प्लांट्स लीव में। ग्लूकोज और स्टार्च दोनों ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि ये जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है वो सनलाइट से मिल रही है, यानी कि लाइट एनर्जी को आपने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ेंगे। ये तो हमने ग्रीन प्लांट्स की बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा होता है। यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं, देखिए मॉर्निंग में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स अपने जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के जो गेट्स होते हैं उन्हें ओपन नहीं करती है। रीजन बीइंग इज दैट अगर उन्होंने ओपन किया तो वहां क्या हो जाएगा, वाटर लॉस। तो अब आप बोल रहे होगे कि यार स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो दिन में अगर स्टोमेटा ओपन नहीं हुआ तो CO2 नहीं मिलेगी, CO2 नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो अब ये प्रोसेस चलेगा कैसे, ठीक है। तो होता क्या है कि रात को तो CO2 है तो रात को उन्हें क्या मिल जाता है, CO2 मिल जाता है, यानी कि वो CO2 को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मैलिक एसिड, ठीक है। यानी कि दिन में वो टोमेटो ओपन नहीं करेंगे, CO2 नहीं मिलेगा, यानी कि दिन में तो प्रोसेस नहीं हो सकती, तो टुकड़ों में की जाती है इस प्रोसेस को। डेजर्ट प्लांट में ये जो प्रोसेस होती है टुकड़ों में होता है। रात को CO2 अब्सॉर्ब कर लेते हैं, CO2 अब्सॉर्ब कर लिया, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना दिया, सुबह सनलाइट है, उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से फिर उन्होंने क्या बनाया, अपना फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो बचा हुआ पार्ट था वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो गया, जो इंटरमीडिएट था फिर उससे उन्होंने अपना फाइनल प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि हमारे में न्यूट्रिशन कैसे होती है। तो यहाँ पर 5 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है इंजेशन, दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन, तीसरा प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, चौथे का नाम एसिमिलेशन है और पांचवे का नाम इजेशन है। अब वन बाय वन समझते हैं इन 5 प्रोसेसेस में क्या होता है और ये 5 प्रोसेस क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंजेशन से कि इंजेशन क्या होता है। देखिए इंजेशन में हम क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, यानी कि फूड को हमने खाया, बॉडी के अंदर डाला, उस स्टेप को क्या बोलेंगे, इंजेशन। ये था खाना, तोड़ा, खाया, ये स्टेप इंजेशन। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि जो फूड मैंने खाया था वो कैसा था, लार्ज था, इनसॉल्युबल था, उस फूड को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ताकि बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। मैंने खाना खाया, इंजेशन, जो खाना खाया था लार्ज था, इनसॉल्युबल था, तो उसे हमने स्मॉल सॉल्युबल पीसेस में कन्वर्ट किया, ठीक है, ताकि बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। तीसरा स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइनल वॉल से पास होता है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो तीसरा स्टेप क्या था, अब्जॉर्प्शन। चौथा स्टेप है एसिमिलेशन, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पर ये जो अब्जॉर्ब फूड है वो बॉडी सेल्स लेते हैं एंड इससे वो अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, ग्रोथ का काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, जो मेंटेनेंस का काम होता है वो करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, एसिमिलेशन, यानी कि अब्जॉर्ब फूड को उन्होंने यूटिलाइज किया अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। एंड देन जो बची हुई चीज, देखिए ये होता है ना, जो काम का नहीं होता उसे हम फेंक देते हैं,
ठीक है, ये जिंदगी का एक असूल होता है और ये हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा ही होता है। जो वेस्ट होता है देन जो अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट होता है उसे बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। कि हम अपने ही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पार्ट है और एलिमेंट्री कैनाल है क्या, पहले उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए। तो एलिमेंट्री कैनाल एक 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, देखिए हमारी बॉडी में दो चीज़ें हैं। एक जहाँ डाइजेशन हो रहा होता है, एक वो पार्ट है जैसे हमने एलिमेंट्री कैनाल कहा जो 9 मीटर लॉन्ग है। दूसरा है जहाँ डाइजेशन हो नहीं रहा बट कुछ पार्ट्स हैं जो डाइजेशन में मदद कर रहे हैं और वो क्या होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल, उसमें माउथ आ गया, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप आ गया, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियाज आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रोसेस होता कैसे है। तो यार ह्यूमंस के पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जहां से हम फूड ले सकते हैं और उस स्पेसिफिक ऑर्गन का क्या नाम है, माउथ। यानी कि मैंने खाने को मुंह में डाला, अभी मेरे मुंह में है। अब माउथ यानी कि बकल कैविटी, माउथ को क्या कहते हैं, बकल कैविटी भी कहा जाता है। यहाँ से फूड को इंजेस्ट किया। अब सबसे पहला डाइजेशन कहाँ पर होगा, सबसे पहला डाइजेशन जो होगा वो मुंह में ही होगा, फिजिकल डाइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ, जो भी कटिंग चुइंग ग्राइंडिंग फूड का है वो यहाँ पे हुआ, अभी बात खत्म नहीं हुई। फिजिकल डाइजेशन हुआ, अब उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर केमिकल डाइजेशन भी होगा। केमिकल डाइजेशन कैसे होगा वो समझते हैं। हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है जिसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है। अब इस सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेंगे, स्टार्च को जो है ब्रेक डाउन कर देंगे शुगर में। यानी कि यहाँ पर मुंह के अंदर ही दो टाइप के डाइजेशन हुए, एक फिजिकल डाइजेशन और दूसरा केमिकल डाइजेशन। अब क्योंकि ये फूड बहुत गीला हो चुका है, सलाइवा से मिक्स हो चुका है, तो ये गीला होने के कारण अब हम इसे इजीली स्वेलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी, डाइजेशन भले ही माउथ में स्टार्ट हुआ हो लेकिन यहाँ कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि माउथ में आप सभी को पता है कि हमारे मुंह में ज़्यादा देर खाना नहीं रहता, तो माउथ में बहुत कम टाइम के लिए खाना रहता है, इसीलिए यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ होता। तो होता क्या है, फिर ये फूड पाइप की मदद से यानी कि ईसोफेगस में जाता है, फूड पाइप में आ जाता है और वहां से आगे जाता है। तो फूड पाइप में क्या होता है वो समझते हैं। फूड पाइप को आप क्या कहते हैं, फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी कहते हैं। अब यहां पर क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो धीरे 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 नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है फूड पाइप की मदद से, यानी कि ईसोफेगस की मदद से। होता क्या है, ये ईसोफेगस एक मस्कुलर वॉल होता है जो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड। और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसे हम कहते हैं। क्योंकि मस्कुलर वॉल है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, तो क्या कर रहा है, फूड को नीचे की तरफ धकेल रहा है। ये मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसे नाम दिया जाता है। अब इसके कारण क्या होता है, जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, अब पहले माउथ में था, माउथ से फिर ईसोफेगस की मदद से अब हमारे स्टमक में आ गया। स्टमक एक जे शेप ऑर्गन होता है जो हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में होता है, जहां पर अगले 3 घंटे के लिए हमारा फूड और डाइजेस्ट हो रहा होता है। यहाँ पर ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं स्टमक वॉल में जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, जो कि अब इस फूड को ब्रेक कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं उसे एक सेमी सॉलिड पेस्ट में। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। 3 चीज़ों से बना होता है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन इनिशिएट करता है, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को स्टोमक के अंदर। अब ये जो पेप्सिन है, ठीक है, अब ये पेप्सिन एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए जो कि HCl कंप्लीट करता है और जो भी बैक्टीरिया होता है उसे किल करता है। अब क्योंकि बॉडी के स्टमक के अंदर HCl है, HCl हार्मफुल होता है, ठीक है, इसका pH भी काफ़ी कम है, तो ये तो हमारे स्टमक को हार्म कर देगा, लेकिन ये करता नहीं है क्योंकि यहाँ पे म्यूकस होता है जो कि स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। यानी कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है, पेप्सिन है, HCl है और
म्यूकस है। अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है स्फिंक्टर मसल, जो धीरे धीरे फूड को कहाँ रिलीज करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले वहाँ पे एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं, फूड जा रहा होता है, बोलते हैं चल हम भी तेरी थोड़ी और मदद कर देते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। यहाँ पे दो ग्लैंड्स होते हैं, लिवर एंड पेनक्रियास। लिवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये बाइल जूस क्या करता है? अभी तक खाना एसिडिक था उसे अल्कलाइज कर देता है ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो एक्टिव हो सके, ठीक है। और ये फैट का इमल्सिफिकेशन भी करता है, ठीक है। और अब यहाँ पर पेनक्रियास क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है जिसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का ब्रेकडाउन कर देता है। स्टार्च का ब्रेकडाउन कौन करता है? अमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और यहाँ पे लिपेज क्या करता है? लिपेज यहाँ पर इमल्सिफिकेशन करता है, किसका? फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है। अब खाना कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आने के बाद क्या होता है वो जानते हैं। देखिए, ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, अब ये कहाँ आ चुका है? लार्जेस्ट पार्ट, जो एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट होता है, उसमें एंटर कर चुका है। क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, अगर ये लार्जेस्ट पार्ट है तो इसे स्मॉल क्यों कहा जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन फिर अलग से क्यों नाम दिया गया है दूसरे ऑर्गन का? देखिए, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो नाम है ना, उनके डायमीटर पे दिया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन भले ही लंबा है बट उसका डायमीटर जो है वो कम है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये नाम क्यों दिए गए हैं दो ऑर्गन को, स्मॉल और लार्ज, ठीक है, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ होता क्या है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसमें ग्लैंड होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करते हैं, जिनमें कुछ एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट करते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं एमिनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, वो क्या कन्वर्जन कर रहे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है? लार्ज इनसॉल्युबल फूड किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? स्मॉल वाटर सॉल्युबल में, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस केमिकल डाइजेशन किसके थ्रू किया जा रहा है? एंजाइम की मदद से किया जा रहा है। चलिए अब आगे क्या होता है वो समझते हैं। अब डाइजेशन के बाद जो फूड मॉलिक्यूल होते हैं वो इंटेस्टाइन वॉल से पास होते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। यानी कि अब यहाँ से जो फूड है वो अब्जॉर्ब होगा कहाँ? ब्लड में, ठीक है। उसमें हमें हेल्प कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे विलाई कहते हैं, जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी एफिशिएंसी को बढ़ाता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है? सारा का सारा जो भी फूड अब्जॉर्ब हो रहा है वो विलाई से अब्जॉर्ब होगा। यानी कि अब जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है वो इस अब्जॉर्ब सब्सटेंस को ले जाएगा ताकि इसका सेल्स में एसिमिलेशन हो सके और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट था उसे हम मैचअप कर सके। और जो एक्सेस फूड होगा, ठीक है, एक्सेस डाइजेस्टेड फूड होगा, वो लिवर में स्टोर्ड होगा इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और वो यूज होगा जब ह्यूमंस को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? जितना एनर्जी मीट करना था दे दिया, कुछ स्टोर हाउस में रख दिया एज फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जैसे हमने प्लांट में देखा था वो स्टार्च के फॉर्म में था, यहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। बाकी की चीज़ कहाँ चली गई? बाकी की चीज़ लार्ज इंटेस्टाइन में चली गई। अब क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द वाटर था वो अब्जॉर्ब हो चुका है तो ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो एक सॉलिड फॉर्म में आ चुका है और लार्ज इंटेस्टाइन का जो फाइनल पार्ट होता है रेक्टम, उसमें ये टेम्परली स्टोर्ड होता है और बॉवेल मूवमेंट के कारण ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये फीसेस या स्टूल के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एनएस की मदद से। और इस प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है या डिफिशिएशन कहा जाता है, डिफिकेशन कहा जाता है, जो कि एनल स्फिंक्टर कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहाँ से हमारा फूड आया, किस काम, क्या क्या प्रोसेस हुई बॉडी के अंदर और कैसे निकल गया, वो सारी प्रोसेस हमने यहाँ पर समझ ली, ठीक है। ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम बकल कैविटी एंड एंडिंग टू लार्ज इंटेस्टाइन।
क्लियर हो चुका है आपको। बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा और पैरामीशियम में ये प्रोसेस न्यूट्रिशन की कैसे हो रही होती है। तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, जो फूड वो लेता है देन उसे वेस्ट को बाहर निकालता है, ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। होता कैसे है, अमीबा के पास ह्यूमंस की तरह स्पेसिफिक माउथ तो होता नहीं है, स्पेसिफिक ऑर्गन तो होता नहीं है, तो वो क्या करता है अपने सूडोफोडिया को जब भी फूड सब्सटेंस दिखता है एंगल्फ कर लेता है और अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है और वहाँ पे एक टेम्पररी क्या बनाता है, फूड वैक्यूल बनाता है। अब एंजाइम जो आते हैं वो डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन होने के बाद डिफ्यूजन की मदद से वो क्या होता है, वो हर जगह एब्जॉर्ब हो जाता है जो कि डाइजेस्टेड फूड होता है। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है बॉडी के सेल मेम्ब्रेन के फटने के कारण वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, जहां से उसको बाहर निकालना है वहां से सेल मेम्ब्रेन फटेगा, वहां से आपका फूड बाहर निकल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सूडोफोडिया ने इंगल्फ किया, अंदर एक फूड वैक्यूल बना, डाइजेस्ट हुआ, अमीबा ग्रो हुआ एंड उसके बाद यहाँ पे सेल रप्चर हुआ जिसके कारण जो भी वेस्ट था उसे रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस को क्या कहा गया, फैगोसाइटोसिस कहा गया। चलिए पैरामीशियम की बात करते हैं। पैरामीशियम सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीलिया की मदद से खाने को अंदर लेता है और एक स्मॉल सेक बनाता है जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है फूड पार्टिकल्स का, देन एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, डिफ्यूजन की मदद से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। देन जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और पैरामीशियम के पास एक स्पेशल पार्ट होता है जहाँ से एक स्पेशल पोर्शन होता है जहाँ से ये फूड बाहर निकलता है जिसे एनल पोर का नाम दिया गया है। तो होप यहाँ से आपको क्या क्लियर हो चुका होगा, न्यूट्रिशन वाला पूरा पार्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब तक हमने न्यूट्रिशन किस में देख लिया, हमने प्लांट्स में देख लिया, हमने ह्यूमंस में देख लिया, ठीक है, हमने अमीबा में देख लिया, हमने पैरामीशियम में देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे रेस्पिरेशन यानी कि दूसरे लाइफ प्रोसेस की तरफ। रेस्पिरेशन क्या होता है, चलिए अब समझते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। देखिए जो भी एसिमिलेटेड फूड होता है वो दो प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ होता है। पहला फ्यूल की तरह एक्ट करता है ताकि जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उन एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, और दूसरा क्या करता है, ये एक मटेरियल की तरह एक्ट करता है जो कि ग्रोथ में काम आता है, रिपेयरमेंट के लिए काम आता है। ठीक है, चलिए अब रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां ऑक्सीजन सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। कैसे, फूड मॉलिक्यूल्स को बर्न करके, और जो भी वेस्ट था जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसे एलिमिनेट करके बॉडी से। यानी कि क्या किया, जो फूड था ऑक्सीजन लिया, फूड को जलाया, एनर्जी प्रोड्यूस की और जो भी वेस्ट था बॉडी के बाहर। प्रोसेस समझिए, फूड लिया, ऑक्सीजन लिया सेल के अंदर और CO2 बाहर, H2O बाहर, और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी। क्योंकि ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। क्लियर है, तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वो प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन है। चलिए अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ब्रीदिंग की, कि ब्रीदिंग क्या होता है। तो एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, एयर का एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं स्पेसिफिकली कहूँ तो। यानी कि आप ऑक्सीजन का इनटेक ले रहे हैं, CO2 को बाहर रिलीज कर रहे हैं, उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग की अगर बात करते हैं तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। और अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूँ तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होता है, ब्रीदिंग तो हो ही रही होती है, साथ साथ फूड का ऑक्सीडेशन भी होता है। फूड का ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यहाँ ब्रीदिंग की बात करें तो लंग्स में होती है, और अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है एक ही प्रोसेस है, अलग अलग नाम से बोल रहे होते हैं। नहीं, ब्रीदिंग का मतलब होता है गैस एक्सचेंज। ठीक है, हमने ऑक्सीजन लिया, CO2 बाहर निकाला, बट रेस्पिरेशन में ये चीज़ हो रही होती है, साथ ही साथ फूड का ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक फिजिकल प्रोसेस है और दूसरी बायोकेमिकल प्रोसेस है। होप आपको ये क्लियर होगा, एक लंग्स में हो रही है और एक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ठीक है, अब एनर्जी जो रिलीज होती है वो कैसे स्टोर्ड होती है। देखिए जो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है तो वो जो एनर्जी होती है इमीडिएटली तो यूज़ नहीं होगी। मान लो मैंने 50 यूनिट एनर्जी बनाई तो 50 की 50 तो डिमांड होगी नहीं।
ठीक है, मान लो डिमांड 30 हुई तो बाकी 20 का क्या हुआ, तो वो 20 का क्या हुआ, वो एनर्जी कैसे स्टोर हुई, वो समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एटीपी को समझते हैं। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब क्या होता है, फॉस्फोरस ग्रुप जो कि बने होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप सॉरी, जो कि बने होते हैं फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से। एडीपी में कितने फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, 2 होते हैं, और ये लो एनर्जी होता है। एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और ये क्या होता है, हाई एनर्जी होता है। अब जब भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में तो उसे क्या कर दिया जाता है, एडीपी को यूटिलाइज कर दिया जाता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन, यानी कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन हो जाएंगे उस एनर्जी को यूटिलाइज करके, और क्या बनाएंगे, एटीपी। ठीक है, जो भी एडीपी था, जो भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, उन दोनों को उस एनर्जी से यूटिलाइज करके हमने क्या बना लिया, एटीपी बना लिया। यानी कि अब उस एनर्जी को एक हमने क्या किया है, स्टोर करके रखा है। जब भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी हम उस एटीपी को ब्रेक करेंगे, हमें एडीपी मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एनर्जी, जो कि हम डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। तो वो जानने से पहले फिर कुछ और बेसिक टर्म्स हम समझ लेते हैं जो आगे अभी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वो वहां पे कंफ्यूजन ना दे इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। देखिए कहां कहां आप फंसोगे, कहां कहां चीजें दिक्कत देगी, उससे पहले ही उसका सॉल्यूशन यहां पर है, और इसी तरीके से हम इस पूरी सीरीज को बना रहे हैं। तो अगर सीरीज आपको पसंद आ रही हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या होता है, एक 6 कार्बन एटम कंपाउंड होता है, और ये एक सिंपल फूड है जो ऑक्सीडेशन अंडरगो करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, जो ऑर्गेनिज्म के सेल्स में हो रहा होता है। अब इसके बाद बात करेंगे पायरुवेट की या पायरुविक एसिड की। ये एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसे पायरुवेट भी कहा जाता है। केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3COCOOH। इसे कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। इसके बाद बात होगी लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टेट की। ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसको लैक्टेट कहा जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3CHOH COOH। ये क्या है, एक हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है, यहां से 3 चीज क्लियर होगी, ग्लूकोज क्या होता है, लैक्टेट क्या होता है और पायरुवेट क्या होता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा था कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। रेस्पिरेशन 2 तरीके के होते हैं, एक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और दूसरा जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा वो ऑक्सीजन की कमी में होगा। क्लियर है, एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो वो होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो कि होगा ऑक्सीजन की कमी में। चलिए अब इसे इन डिटेल समझते हैं। देखिए पहले क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा वो साइटोप्लाज्म में किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, पायरुवेट, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां रिलीज होगी। अब उसके बाद अगर उसको कंप्लीट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है यानी कि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पर उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा और वहां हमें CO2 H2O और एनर्जी मिल रही होगी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि वो ऑक्सीजन हमेशा मिल ही जाए। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, कभी कभी हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, और वहां पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा होता है, यानी कि ये एक टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो ये हमारे पैरों में कभी कभी हो जाता है, और इसी कारणवश हमें क्या आता है, क्रैम्प्स आते हैं, क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड डेवलप हो जाता है। अब ईस्ट में क्या होता है, वहां ऑक्सीजन होता नहीं है, तो वहां पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, जिसके कारण हमें इथेनॉल, CO2 और एनर्जी मिल रहा होता है। अब डिफरेंस तो प्रोडक्ट में देख लिया, और डिटेल में डिफरेंस जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करोगे तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं। ये तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पे ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा होता है। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसलिए प्रोडक्ट क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 और H2O होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इथेनॉल और CO2 हो सकता है या फिर लैक्टिक एसिड होगा, डिपेंड करेगा कौन सा टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कंसिडरेबली उसका जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा। तो रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है O2 की, ऑक्सीजन की। अब वो उसे कहाँ कहाँ से मिल सकती है, रूट से मिल सकती है। रूट से कैसे मिलेगी, देखिए जो सॉइल होता है, सॉइल में आपको क्या मिलेगा, एयर, और उसी एयर में से आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन, डिफ्यूजन की मदद से। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो भी इसी तरीके से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिस पाथवे से ऑक्सीजन अंदर गया उसी पाथवे से CO2 बाहर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिसके कारण एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। वाटर लॉगिंग हो गई तो आपको अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, अब और कहाँ कहाँ हो सकता है, स्टेम्स में हो सकता है। देखिए जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं उनके क्या होता है, सॉफ्ट स्टेम्स होता है, वहां पर स्टोमेटा होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन वहां से स्टोमेटा में एंटर करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकल जाएंगे। वुडी स्टेम जो होते हैं उसमें स्टोमेटा नहीं होता, वुडी स्टेम जो होते हैं उनमें स्टोमेटा नहीं होता, बट वहां पर लेंटिकल्स होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। ठीक है, तो जहां से आपका ऑक्सीजन आता है लेंटिकल्स की मदद से, वहीं लेंटिकल्स की मदद से CO2 बाहर निकल जाता है। क्लियर है। और तो एक लीव्स तो है ही, लीव्स में क्या होते हैं, लीव्स में आपके स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, ऑक्सीजन आपका आया, CO2 आपका वहाँ से निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या हो रही होती है। देखिए दो डे टाइम की एक कंडीशन होगी, नाइट टाइम की एक कंडीशन होगी, गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा होगा। तो पहले डे टाइम को कवर करते हैं कि डे टाइम में गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा होगा। तो डे टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुआ, हमने देखा फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट क्या था, फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट था ऑक्सीजन। तो उस ऑक्सीजन को लीव्स ने यूज किया रेस्पिरेशन के लिए, और जो बाकी ऑक्सीजन था उसको एयर में रिलीज कर दिया। जितनी जरूरत पड़ी रेस्पिरेशन के लिए यूज किया, और बाकी क्या बोला, लो भाई तू सराउंडिंग को तू भाई ले ले। CO2 जो रेस्पिरेशन में यूज हुआ उसको यूटिलाइज कर लिया फोटोसिंथेसिस में, जो एडिशनल अमाउंट ऑफ CO2, मतलब जितना रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस हो रहा था फोटोसिंथेसिस के लिए इनफ नहीं था, तो क्या किया, सराउंडिंग से लिया। तो नेट गैसियस एक्सचेंज क्या हुआ, ऑक्सीजन सराउंडिंग को दिया, CO2 सराउंडिंग से लिया। डे के टाइम क्या गैस एक्सचेंज हो रहा होता है प्लांट्स में, ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, CO2 ले रहे होते हैं। नाइट टाइम पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता। ऑक्सीजन अगर प्रोड्यूस नहीं होता तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, फिर ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, वो कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन लिया, कहाँ से लिया, सराउंडिंग से लिया। तो रात को क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन की डिमांड वहां से फुलफिल नहीं हो रही, सराउंडिंग से ऑक्सीजन ले लिया, क्योंकि प्रोसेस तो चल रही है, एनर्जी तो चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन सराउंडिंग से ले लिया और सराउंडिंग में क्या रिलीज कर दिया, CO2। इसलिए हमेशा कहते हैं, क्योंकि रात को नेट गैस एक्सचेंज अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन लिया जा रहा है और CO2 दिया जा रहा है, इसलिए प्रिफर्ड बोला जाता है, ऐसा प्रिफर किया जाता है कि रात को आप पेड़ के नीचे ना बैठो, क्योंकि रात को वो लोग CO2, वो लोग मतलब प्लांट्स यार, प्लांट्स CO2 रिलीज कर रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिश में रेस्पिरेशन कैसे होता है वो समझते हैं। देखिए सब ऑर्गेनिज्म की जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है अलग अलग होती है। अभी तक हमने ह्यूमंस में देख लिया, तो अभी ह्यूमंस में नहीं देखा था हमने, सिर्फ किस में देखा, प्लांट्स में देखा। फिश में देखेंगे, उसके बाद ह्यूमंस में देखेंगे। तो फिश में क्या होता है, फिश में एक स्पेशल ऑर्गन होता है इस प्रोसेस के लिए, और उसे क्या कहा जाता है, गिल्स कहा जाता है, जो कि हेड के दोनों तरफ होती है, जैसे गिल कवर्स जो है प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, अब गिल क्या करता है, गिल जो है
वाटर में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और फिश के पास क्योंकि लंग्स नहीं होती तो गैसियस एक्सचेंज के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, गिल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। और जब फिश वाटर के बाहर होती है तो वो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज ऑक्सीजन तो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, वाटर से। वाटर में नहीं होंगे तो एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो गिल्स क्या करेगी, जो वाटर में से डिजोल्व ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेगी, देन उसे कैरिड करेगी ब्लड के थ्रू, ताकि सारे पार्ट फिश के जो ओवरऑल पार्ट है वहां पे जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसे फुलफिल कर दिया जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी पाथवे के थ्रू फिर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अर्थवॉर्म में जानते हैं कि अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अर्थवॉर्म और लीचेस जो है उनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है और बहुत पतली होती है, थिन होती है। तो वो क्या करते हैं, उसे एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस यूज करते हैं ताकि वहां से गैसियस एक्सचेंज हो सके। अर्थवॉर्म की स्किन जो होती है वो वेल वस्कुलराइज होती है, जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और वहां से रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन की नीड होती है वो फुलफिल होती है। उसके बाद अब ऑक्सीजन ब्लड की मदद से सारे सेल में ट्रांसपोर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने स्किन की मदद से बाहर निकाल दिया। यानी कि जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज है इसमें अर्थवॉर्म में या लीचेस में वो कैसे हो रहा है, वो हो रहा है उनकी स्किन की मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमंस में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो ह्यूमंस के पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे नोज हो गया, नेसल पैसेज हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, लंग्स हो गया, डायफ्राम हो गया। और इनकी मदद से वो जो ऑक्सीजन की डिमांड है, जो रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन चाहिए होगा आपको, ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन चाहिए होगा तभी वो प्रोसेस होगी, तो उसके लिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और वो सिस्टम कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए एयर कहाँ से एंटर करती है, नॉस्ट्रिल से एंटर करेगी, यहाँ से एयर एंटर करेगी, यहाँ पर फिल्टर होगा जो कि इम्प्योरिटीज़ को क्या करेगा, जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी जितना वो उसको फिल्टर आउट कर सकता है, नेसल पैसेज पे फिल्टर आउट हो जाता है। देन उसके बाद ट्रैकिया या विंड पाइप होता है, जो सपोर्ट उसको कौन कर रहा होता है, विंड पाइप को, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए। अब इसके अपर पार्ट पे ट्रैकिया के क्या होता है, लैरिंग्स होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, ध्वनि यंत्र, वॉइस बॉक्स। उसके बाद जैसे जैसे आप नेक पे पहुंच जाते हैं वहां पर क्या आता है, ट्रैकिया आपका दो स्मॉलर ट्यूब। अब जैसे जैसे आगे नीचे बढ़ते जाते हैं वो दो स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, जो कि लंग से कनेक्ट करता है। देन आगे बढ़ते हैं तो ये जो ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, अभी ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में, ये ब्रोंकिया जो है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होंगे, और ये ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होंगे एल्वोलाई में। ठीक है, और ये जो एल्वोलाई है यही है सेंटर जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। ये बलून लाइक एक कंटेनर होता है, बलून लाइक होता है जहां से गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ब्लड स्ट्रीम में जो एक्सचेंज होता है वो यहीं से होता है, एल्वोलाई से ही होता है। क्लियर है ह्यूमंस में। अब ब्रीदिंग मैकेनिज्म को समझते हैं। ब्रीदिंग मैकेनिज्म में दो पार्ट है, एक पार्ट है इनहेलेशन और दूसरा पार्ट क्या है, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन में जो हमारे रिब्स के यहाँ मसल्स होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसके कारण हमारा जो रिब है वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करता है, और हमारा डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण उसका मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और हमारी चेस्ट कैविटी देखिए, जैसे ही सांस लिया ये हमारा रिब्स कहाँ मूव हुआ, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा, चेस्ट कैविटी एनलार्ज हो गई, एयर अंदर ट्रैप हो गया, स्पेस आई इसलिए एयर अंदर आ गया, और लंग्स में क्या आ गया, एयर आ गई, इसलिए लंग्स क्या हुआ, एक्सपांड हो गई। अब उसके बाद एक्सहेलेशन, यानी कि जो अब लिया है तो अब गैस एक्सचेंज करो। ठीक है, मतलब जो CO2 है बाहर निकालो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिब्स होगी वो रिलैक्स होगी, उसके बीच की जो मसल होगी वो रिलैक्स होगी, जिसके कारण वो रिब के जो है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेगी, और इसी के कारण डायफ्राम रिलैक्स होगा और डायफ्राम अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, और यहाँ पर चेस्ट कैविटी की जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगी, और एयर जो है वो लंग्स के बाहर चली जाएगी। तो एक से लिया और दूसरे प्रोसेस में हमने बाहर छोड़ा, यानी कि प्रोसेस क्या होती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, जो कि कंटिन्यूअसली हो रही होती है। चलिए, अब रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन है वो ब्लड की मदद से हर एक पार्ट में पहुंचा दिया जाता है।
ठीक है। ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का एक रेड पिगमेंट होता है जो इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो ब्लड पास होगा बॉडी टिश्यू से तो ऑक्सीजन सेल्स में डिफ्यूज हो जाएगा, जहां वो डाइजेस्ट होगा, जहां वो डाइजेस्टेड फूड से कंबाइन होगा और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, जिसके बाद वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यानी कि यहां से गया ब्लड से, ठीक है, ब्लड से गया वहां पे सेल्स में पहुंच गया और वहां पे डाइजेस्टेड फूड के साथ कंबाइन होकर ग्लूकोज बना दिया। अब जो CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है एज अ वेस्ट, वो डिफ्यूज हो जाएगा वापस ब्लड में, ब्लड की मदद से वो वापस आ जाएगा और वहां से फिर CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखिए ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस को समझिए। हमें भूख लगती है, घर में कोई है नहीं खाना बनाने के लिए, हम क्या करते हैं, रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करते हैं। रेस्टोरेंट से अगर हम फूड ऑर्डर करेंगे तो रेस्टोरेंट तो देने नहीं आएगा, उसके लिए क्या होता है, स्विगी जोमेटो डिलीवर कर देते हैं। अगर हमें अपने घर को शिफ्ट करना है तो हम पैकर्स एंड मूवर्स को याद करते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई सामान ऑर्डर किया अमेजॉन फ्लिपकार्ट से तो आएगा कैसे, तो वो सामान आने के लिए फिर ई कार्ट है वहां पर। यानी कि कोई भी प्रोसेस हम कर रहे होते हैं डेली लाइफ में, कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंस वहां पर होता है। सेम हमारी बॉडी के अंदर होता है, जैसे फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सबको ट्रैवल करने के लिए वाटर हो गया, इन सबको ट्रैवल करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, कोई तो सिस्टम होना चाहिए। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, एक इंटरनल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है जो वाइटल सब्सटेंस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे क्या कर रहा होता है, ट्रांसफर कर रहा होता है, ठीक है। अब जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर इनबिल्ट एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जो इस काम को कर रहा होता है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि प्लांट्स में कैसे होता है। अब प्लांट्स के प्रोसेस को समझिए। रूट में तो पानी आ गया और फिर रूट प्रेशर में, क्योंकि वहाँ पानी है तो रूट प्रेशर के कारण फिर जाइलम तक पहुँच जाएगा, ठीक है। बहुत सारा पानी होगा तो फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो वहाँ से जाइलम पहुँच गया। अब यहाँ सोचने वाली एक बात है कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट है, तो हो कैसे रहा है। अब स्टार्टिंग में जब हम स्टोमेटा की बात कर रहे थे, मैंने वहाँ ट्रांसपिरेशन के बारे में आपको बताया था, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर प्लांट्स जो है वो वाटर लॉस कर रहे होते हैं। तो ली से जब वाटर लॉस होता है, इवोपरेशन वेपराइजेशन जो होता है वाटर का, तो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, नेगेटिव प्रेशर, सक्शन क्रिएट होता है जो वाटर को सक करता है और उसके कारण वाटर का एक यूनिट डायरेक्शन मूवमेंट होता है। यानी कि पानी नीचे तो नहीं आ रहा, पानी तो सिर्फ ऊपर जा रहा है, तो एक यूनिट डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे कौन सा आपको मदद कर रहा है, प्लांट का वस्कुलर टिश्यू, ये मदद कर रहा है जाइलम, ठीक है। तो प्लांट में एक वस्कुलर सिस्टम होता है जिसमें वस्कुलर टिश्यू होते हैं। हमें दो टिश्यूज के बारे में पढ़ना था, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये हो गया जाइलम और ये क्या है, ये हो गया आपका फ्लोएम। तो एक हो गया आपका जाइलम, एक हो गया आपका फ्लोएम। जाइलम आपका वाटर और मिनरल ट्रांसफर कर रहा था और फ्लोएम आपका फूड। जाइलम किस तरीके से काम कर रहा था वो हमने अभी डिस्कस किया। प्रोसेस को बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। अब यहाँ पे जाइलम में पार्ट्स क्या होते हैं, जाइलम वेसल, ट्रैकियार्ड, फाइबर और पैरेन्काइमा, 4 पार्ट होते हैं। पहले 2 पार्ट वाटर को कंडक्ट कर रहे हैं, यानी कि वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, और दूसरा पार्ट जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, और लास्ट जो पैरेन्काइमा है वो लेटरल मूवमेंट जो होता है वाटर का उसमें हेल्प करता है और स्टार्च को स्टोर करने में मदद करता है। अब ये चीज तो हमने डिस्कस कर ली कि पानी कैसे ट्रेवल हो रहा होता है, ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे 2 चीज थी, एक तो आपका सक्शन प्रेशर था और दूसरा रूट प्रेशर था। अब देखो जब रात के टाइम पे जब आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट तो है नहीं, तो वहां पर सिर्फ जो रूट प्रेशर होगा उसी की मदद से पानी जो है आपका वो सप्लाई होगा, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन था इसका आंसर मैंने दे दिया कि नाइट में कैसे वाटर सप्लाई होगा। तो नाइट में सिर्फ रूट प्रेशर के कारण जो है वो हो रहा होगा, क्योंकि नाइट में ट्रांसपिरेशन कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसलोकेशन यानी कि ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस का, जैसे शुगर हो गया, उसको लीफ से बाकी पार्ट्स तक ले जाने के लिए कौन मदद करता है, फ्लोएम मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम शुगर फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, एमिनो एसिड, और दूसरे जो अच्छे सब्सटेंस होते हैं, रिक्वायर्ड सब्सटेंस होते हैं दूसरे पार्ट्स के लिए, वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके भी 4 पार्ट होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन शेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। पहले 2 ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं, फ्लोएम फाइबर सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है, और पैरेन्काइमा क्या कर रहा होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज में मदद कर रहा होता है।
यहाँ पे मूवमेंट क्या होती है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, जाइलम में यूनिडायरेक्शनल होती है, फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि सब्सटेंस ऊपर भी आता है नीचे भी आ रहा होता है, ट्रांसपोर्ट जो है ऊपर भी जा रहा होता है नीचे भी आ रहा होता है, बाई डायरेक्शनल होती है, 2 डायरेक्शंस में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि ह्यूमंस में होता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस में है, ये है ह्यूमंस में। यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किस में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सेल्स में जो है ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम आपके इम्यून को सपोर्ट करता है, इम्यून फंक्शन को ड्रेन करता है, एक्सेस जो फ्लूइड्स होते हैं, और आपको फिल्टर आउट करने में हेल्प करता है, जो भी वेस्ट होता है उसे फिल्टर आउट करता है। ठीक है, 2 सिस्टम होते हैं, एक सर्कुलेटरी और दूसरा लिम्फेटिक। पहले बात किसकी कर लेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। ब्लड को समझिए एक पानी की तरह, एक लिक्विड जो फ्लो करता है, ब्लड वेसल को पाइप समझ लीजिए और हार्ट को आप एक मोटर समझ लीजिए। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो पाइपलाइन होता है वो पूरा जो सेट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। ब्लड क्या होता है, ब्लड आपका ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। वहीं ब्लड वेसल जो होता है, ब्लड वेसल में क्या होता है, आपका आर्टरीज होता है, वेन्स होता है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, वेन्स जो है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके निकलते हैं, और कैपिलरीज में ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। ब्लड कैपिलरीज, अब ब्लड वेसल जो होता है इन डिटेल अभी हम डिस्कस करेंगे। हार्ट क्या होता है, हार्ट एक पंप होता है जो कि ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, और ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को थ्रू आउट द बॉडी क्या करता है, ब्लड, क्योंकि ब्लड फ्लो करने में हार्ट हेल्प कर रहा है, तो ब्लड के साथ आपका ऑक्सीजन जा रहा होगा, आपका ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स जा रहे होंगे, हार्मोन्स जा रहे होंगे, और फिर जो वेस्ट है उसी ब्लड के साथ वापस आएगा। ठीक है, चलिए अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये चीज़ क्लियर हो गई कि हार्ट का फंक्शन क्या है ताकि वो ब्लड को पुश करे। यहाँ पे क्या होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो कि पाइप की तरह मदद करते हैं ताकि ये जो ब्लड है वो फ्लो कर सके, और इन तीनों को क्या कहते हैं, ब्लड वेसल कहते हैं। ठीक है, तो पहले ब्लड के बारे में जान लेते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो कि सर्कुलेट होता है बॉडी में, और इसका रेड कलर क्यों होता है, रेड कलर इसलिए होता है, जैसे प्लांट का ग्रीन कलर क्यों होता है, वहाँ ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, वैसे ही ह्यूमन ब्लड में एक रेड पिगमेंट होता है जिसके कारण उसका कलर रेड होता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, जो कि ऑक्सीजन, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ब्लड जो है एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। अब इस ब्लड के मेन कंपोनेंट को देखेंगे तो यहाँ पे 55% क्या होगा, प्लाज्मा, जिसके अंदर वाटर होंगे, आयंस होंगे, प्रोटीन होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा, वेस्ट होंगे और गैसेस होगा, और 44% आपका आरबीसी होगा, और रिमेनिंग आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होंगे। अब एक एक करके जानते हैं क्या होते हैं ये सारी चीज़ें। प्लाज्मा जो कि 55% है वो क्या है, एक फ्लूइड कंपोनेंट है ब्लड का जो कि ऑलमोस्ट कलरलेस है। ठीक है, और उसमें क्या है, 90% वाटर है। ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत सारे सब्सटेंस डिसॉल्व्ड हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, डाइजेस्टेड फूड हो गया, सॉल्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए जैसे CO2 हो गया, यूरिया हो गया, हार्मोन्स हैं। ठीक है, और ये एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह एक्ट करता है जो कि ये सारे सब्सटेंस जो अभी हमने नाम लिए उनको कैरी करता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई प्लाज्मा के बारे में। फिर बात करते हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, जिसमें आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं लंग से बॉडी सेल्स तक। ये क्लियर हो गया। इसके बाद बात करेंगे WBC यानी कि हमारे जो बॉडी के अंदर के पुलिस होते हैं, वाइट ब्लड सेल कंपैरेटिवली रेड ब्लड सेल से कम होते हैं, लेकिन ये किस लिए होते हैं, ये हमारी रक्षा करने के लिए होते हैं। जब भी कोई दूसरे सब्सटेंस आ जाते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस आ जाते हैं, या फॉरेन सब्सटेंस हम कह सकते हैं, फॉरेन सब्सटेंस आ जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं, तो हमारे WBC एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं ताकि इन इन्फेक्शन से फाइट कर सकें, और इन्हें हम अपने बॉडी का सोल्जर भी कहते हैं, जो कि हमें पैथोजेंस और हार्मफुल फॉरेन मटेरियल से सेव करके रखते हैं। ठीक है, ये स्फेरिकल होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, और इनके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, और ये चीज़ तो अभी हमने बता दी आपको कि इनका जो नंबर होता है आरबीसी से कम होता है। इसके बाद जो चौथा कंपोनेंट ब्लड में होता है, प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट किस में हेल्प करता है वो भी जान लेते हैं। देखिए, इसमें 4 चीज़ें होती थी, प्लाज्मा,
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। चौथा जो प्लेटलेट है वो डिस्कस करना रह गया है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। प्लेटलेट किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब भी हमें चोट लगती है तो फिर हमारी स्किन वहाँ धीरे धीरे वापस से बनने लगती है, तो वो जो बन जाता है ना, वो जो डार्क 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 रेड कलर का जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, क्योंकि उससे ब्लड रुक जाता है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, ब्लड के बारे में बात हो गई। ब्लड के बाद हमने वहाँ पे देखिए 3 चीज़ देखी थी हमने अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में। ब्लड देखा था, ब्लड के चारों टाइप के बारे में बात हो गई। अब ब्लड वेजल पे बात करते हैं कि ब्लड वेजल क्या होता है। तो ब्लड वेजल 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, 3 टाइप्स नहीं 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सबसे पहले आर्टरीज को कवर करेंगे। आर्टरीज जो है थिक वॉल्ड ब्लड वेजल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से, यानी कि हार्ट से अवे ये ब्लड को लेकर जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। लेकिन सारे आर्टरीज नहीं करती है, एक एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरीज है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। अब आर्टरीज का थिक वॉल होने का रीज़न क्या है? क्योंकि हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर ब्लड है, ठीक है। तो हाई प्रेशर ब्लड जब हार्ट से निकलेगा तो अब उस हाई प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए वो ब्लड वेजल क्या है? थिक है, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी जो हमने बात की, पल्मोनरी आर्टरी वो कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल से, और ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और लंग्स तक इसे ले जाती है। आउटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी जो ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है, और ये क्या लेके जाती है? ये अपना नॉर्मल अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, एक्सेप्ट एक पल्मोनरी आर्टरी है जो एक्सेप्शन है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स तक ले जाती है। चलिए वेन्स क्या होते हैं? वेन्स एक थिन वॉल्ड ब्लड वेजल्स होते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट तक, ठीक है। वेन्स में वॉल्व भी होते हैं क्योंकि हम नहीं चाहेंगे, हम मतलब हमारी बॉडी नहीं चाहेगी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से जाए, इसलिए वहाँ पे वॉल्व रहता है जो कि उसका बैकवर्ड मूवमेंट जो होता है उससे क्या करता है? प्रिवेंट करता है। पल्मोनरी वेन इकलौती वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स से कहाँ तक? लेफ्ट आर्टरियम तक। और जैसे आउटा लार्जेस्ट आर्टरी थी, वेना कावा लार्जेस्ट वेन है। अब ये आर्टरीज और वेन्स 2 चीज़ हो गई। एक लास्ट चीज़ जो थी वो है कैपिलरीज, जो कि थिन वॉल्ड होती है, नैरो ट्यूब, जो कि आर्टरीज को वेन से कनेक्ट कर रही होती है, और ये सेल थिक होता है और फैसिलेट कर रहा होता है कि यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो जाए। जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का जो एक्सचेंज है वो यहीं पे होता है, और जो वेस्ट लेना होता है उसका भी एक्सचेंज यहीं पर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज थी, एक गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा था? एक एक्सचेंज हो रहा था हमारा एल्विलाई में, वहां से ब्लड स्ट्रीम में आया। अब ब्लड स्ट्रीम से वो जो सेल्स में एक्सचेंज था वो कहाँ पर हो रहा है? वो एक्सचेंज हो रहा है कैपिलरीज की मदद से। क्लियर हो चुका है? तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम थे उसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर कर लिया, ब्लड और ब्लड वेजल। अब हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, जो कि एक रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है, कार्डियक मसल का बना हुआ, जिसमें 4 कंपार्टमेंट होते हैं, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो इसमें 2 आर्टरिया होंगे, 2 वेंट्रिकल्स होंगे, तो राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्लियर है? चलिए अब ये हमारा हार्ट है, ठीक है। तो यहाँ अब देखेंगे कि ये क्या है? राइट आर्टरियम है, ये क्या है? लेफ्ट आर्टरियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये क्या है? आपका राइट वेंट्रिकल है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब इसको इन डिटेल हार्ट की फंक्शनिंग को हम पढ़ेंगे कि हार्ट एक्चुअल में फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। अब एक चीज़ उससे पहले समझते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो धड़कता क्यों है। हम सभी को धड़कन भी सुनाई देती है, ठीक है। तो हमारा हार्ट धड़कता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स होती है, ठीक है, अपर चैम्बर की, लोअर चैम्बर की, वो कंटिन्यूअसली स्क्वीज और रिलैक्स होती है, ठीक है। ऐसे स्क्वीज हुई, रिलैक्स, स्क्वीज हुई, रिलैक्स, स्क्वीज हुई, रिलैक्स। इसी के कारण हमारा दिल जो है वो धड़कता है। हमारे अपर चैम्बर स्क्वीज होते हैं ताकि वो ब्लड को लोअर चैम्बर में पुश कर सके, हमारे लोअर चैम्बर स्क्वीज होते हैं ताकि पंप को वो बॉडी तक पुश कर सके। और ये 2 अपर चैम्बर लोअर चैम्बर एक साथ ही काम कर रहे होते हैं, और इस कॉन्स्टेंट स्क्वीजिंग और रिलैक्सिंग के कारण जो हमारा ब्लड है हमारी बॉडी में स्मूथली फ्लो होता है। चलिए अब हम देखते हैं ह्यूमंस में ब्लड सर्कुलेशन
कैसे होता है। तो यहाँ पे लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कौन लेकर आएगा, पल्मोनरी वेन लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा, यहाँ से पल्मोनरी वेन लेकर आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कहाँ पे लाके छोड़ देगी, यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में यहाँ पे वॉल्व होता है, वॉल्व की मदद से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की मदद से फिर अब यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी, क्योंकि बॉडी हार्ट से अवे लेके जा रहे हैं ब्लड को, तो वहाँ पे आर्टरी होगी, और यहाँ पे लार्जेस्ट आर्टरी यानी कि आउटा जो है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन तक ले जाती है। फिर वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट आर्टरियम में आ जाता है, फिर वॉल्व की मदद से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, और इकलौती आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है वो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक इस ब्लड को ले जाती है। ठीक है, तो प्रोसेस कैसे हुआ, लंग्स से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा, आउटा से बॉडी सेल्स, बॉडी सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेना कावा, वेना कावा से गया ये राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, देन वहां से पल्मोनरी आर्टरी, और वहां से वापस कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। तो इस तरीके से डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। अब ये डबल सर्कुलेशन क्या होता है, थोड़ी देर में इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। देखिए, अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन समझ में नहीं आ रहा है तो वापस से बैक कीजिए थोड़ा और वापस से समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट की फंक्शनिंग, कैसे फंक्शन कर रहा है। पल्मोनरी वेन लेकर आती है, ठीक है, वो डालती है आर्टरियम में, फिर वहाँ नीचे जाता है वेंट्रिकल से, फिर वहाँ से आउटा, आउटा से फिर इधर जाता है, आउटा से सेल्स में जाता है, सेल्स से फिर वेना कावा की मदद से वापस ऊपर जाता है, ऊपर से फिर वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से फिर ये लंग्स में चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी की मदद से। चलिए अब डबल सर्कुलेशन के बारे में जानते हैं। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट साइड होता है पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंटायर बॉडी में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो राइट साइड होता है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स में। यानी कि यहाँ पे सेपरेशन है दोनों के बीच में, यानी कि क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है। हमारा जो ब्लड है वो 2 बार हमारे हार्ट से ट्रैवल कर रहा होता है एक कंप्लीट साइकिल में। एक कंप्लीट साइकिल में हमारे हार्ट से 2 बार ब्लड जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है। एक बार यहाँ से आया और यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली हो रहा होता है। राइट एंड लेफ्ट चैम्बर में जो प्रोसेस होती है कंटिन्यूअसली होती है। वहां पर एक पार्टीशन है जो उसको सेपरेट करता है ताकि मिक्सिंग ना हो जाए, तो इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। यानी कि एक साइकिल में हार्ट से 2 बार अगर ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे ब्लड प्रेशर की, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। यानी कि वो प्रेशर जो एग्जर्ट करता है, ठीक है, वो प्रेशर जो एग्जर्ट करता है हमारा हार्ट हमारे ब्लड के ऊपर ताकि वो उसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करा सके, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसे सिस्टोलिक प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सिस्टोलिक प्रेशर होता है और रिलैक्सेशन के दौरान डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जिसकी जनरल वैल्यू जो होती है हमारे ब्लड प्रेशर की 120/80 होती है। ये सिस्टोलिक प्रेशर है और ये डायस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम फोर्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, और डायस्टोलिक प्रेशर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मिनिमम फोर्स रिलैक्सेशन के दौरान। डिवाइस क्या यूज करते हैं मेजर करने के लिए, डिवाइस यूज करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, ब्लड प्रेशर नापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है एक टाइनी ट्यूब का नेटवर्क होता है जिसे लिम्फ वेसल कहा जाता है, और लिम्फ नोड्स होता है ह्यूमन में जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, लिम्फ, जो एक बॉडी टिश्यू से पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में ये ट्रांसफर किया जाता है लिम्फ को। अब इसमें होता क्या है लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फ कैपिलरीज होती है, लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, और क्या होता है, लिम्फ होता है। 4 चीजें होती हैं। लिम्फ क्या होता है यार, जो प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो एस्केप कर जाते हैं कैपिलरी पोर से, इंटरसेलुलर जो इंटरसेल्स के अंदर जो स्पेस होती है वहां पे एस्केप कर जाते हैं, और वहां पे वो क्या बनाते हैं, लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, एक लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है जो ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है, बट उसमें आरबीसी नहीं होते। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, उसमें लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होते हैं, डाइजेस्ट करते नहीं है, डाइजेस्टेड फूड होते हैं, उसके अंदर जर्म्स होते हैं, सेलुलर फ्रैगमेंट्स होते हैं, और वो एक मीडियम, सर्कुलेशन के एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहा होता है। जो लिम्फ होता है वो बॉडी टिश्यू से
हार्ट तक जाता है और इसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, लिम्फ क्या करता है, फ्लो करता है बॉडी से कहाँ तक, हार्ट तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर लिम्फोसाइट होता है। ये लिम्फोसाइट जो होता है वो एक तरीके का वाइट ब्लड सेल होता है जो कि इन्फेक्शन और डिसीज से फाइट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट प्रोसेस था, लाइफ प्रोसेस, उसको हम कवर कर रहे होंगे। उससे पहले डिफरेंस समझते हैं कि इजेशन और एक्सक्रीशन डिफरेंस क्या है। इजेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड को, अनअब्जॉर्ब फूड को रिमूव करना, उसे क्या कहते हैं, इजेशन। ठीक है, अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड जो ह्यूमन के अंदर डाइजेशन होता है उसमें एक प्रोसेस होता है इजेशन, उसका मतलब होता है अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड को बाहर निकालना। ठीक है, तो उस वो समझ में आ गया, पॉटी जिसे कहते हैं यार। और एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, यानी कि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो रिलीज करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट का क्या मतलब होता है, जो वेरियस सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान, जैसे CO2 हो गया, जैसे एक्सेस वाटर हो गया, जैसे मिनरल सॉल्ट हो गया, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो उन्हें रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे होगा। तो ह्यूमंस में क्या होती हैं, दो सेट्स ऑफ किडनी होती हैं, दो यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। इनका पोजीशन क्या होता है, बैकबोन। ठीक है, जहां हमारा बैकबोन होता है ना एब्डोमेन में, वहां पर ये रहते हैं। और किडनी क्या प्रोड्यूस करती है, किडनी हमारी यूरिन प्रोड्यूस करती है, जिसे हम हिंदी में पेशाब कहते हैं। अब ये यूरिन जो है वो ट्रैवल करेगी एक पाइप से जिसे यूरेटर कहा जाएगा, और ये पाइप जाएगी कहां तक, यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगी, और वहां पे ये स्टोर रहेगा और फिर एक बार इसको रिलीज कर दिया जाएगा यूरेथ्रा की मदद से। क्लियर है, तो ये हमारा किडनी है। ठीक है, ये दो किडनी है और यहाँ से ये पाइप जाती है, यहाँ पे स्टोर होगी। एक टाइम जब वो स्टोरेज फुल हो जाएगा देन यहाँ से वो वेस्ट, लिक्विड वेस्ट जो है वो निकल जाएगा। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है, पहले जो किडनी होती है, ठीक है, वो किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, फिर वो वेस्ट कलेक्ट होगा, देन यूरिन बनेगा। अब हमारी किडनी के अंदर क्या होगा, जैसे वाटर को हमें फिल्टर करना होता है, आरओ होता है, वैसे ही हमारी किडनी के अंदर बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं। उस फिल्ट्रेशन यूनिट का नाम होता है नेफ्रॉन। हर नेफ्रॉन में क्या होता है, ग्लोमेरुलस पार्ट होता है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कहाँ भेज देता है, बोमेन्स कैप्सूल में भेज देता है। फिर यहाँ पे जो ट्यूबल्स होते हैं नेफ्रॉन्स के, वो यूजफुल मटेरियल को रीअब्जॉर्ब कर लेता है और उसको वापस क्या करता है, ब्लड में, यानी कि कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, जो ट्यूबल पार्ट होता है वो क्या कर रहा है, उसको लगता है कि भाई ये चीजें यूजफुल है, वापस से अब्जॉर्ब किया, जा भाई तो ब्लड में। बाकी चीज आपका कहाँ चला जाएगा, यूरिया, वो ट्यूबल्स में रहेगा और क्या फॉर्म करेगा, यूरिन फॉर्म करेगा। ठीक है, और फिर ये यूरिन कहाँ चला जाएगा, ये यूरिन ये चला जाएगा डक्ट की मदद से यूरेटर में और वहाँ ब्लैडर में स्टोर होगा, और जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा देन यूरेथ्रा की मदद से इसे बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, ये एक पाइप के थ्रू गया, वहाँ स्टोर हो रहा है, थोड़ी देर के बाद जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा देन यूरेथ्रा की मदद से ये बॉडी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है किसका, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये आपका किडनी का स्ट्रक्चर है। तो ये वाला पार्ट जो देखा, ये वाला पार्ट आपका क्या है, ग्लोमेरुलस है। ठीक है, फिर इसका ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका, ट्यूब्यूल है। ठीक है, फिर ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डायलिसिस की। देखिए एक सिंपल सी चीज़ समझिए कि डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, जिन लोगों की किडनी खराब होती है। ठीक है, अगर किडनी सही है तो किडनी सारी चीज़ें कर रही होती है, बट किडनी खराब है तो ये प्रोसेस क्या करते हैं, ये प्रोसेस डायलिसिस से होता है। डायलिसिस क्या कर रहा होता है, आपके ब्लड को क्लीन कर रहा होता है, क्योंकि आप उन लोगों में किडनी काम नहीं कर रही होती। अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही तो फिर तो दिक्कत की बात हो जाएगी,
वेस्ट निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हम एक मशीन लगा रहे होते हैं जो किडनी की तरह फंक्शन करते हैं। तो अब ये जो ब्लड है डायरेक्टली डायलिसिस मशीन में जाता है, ठीक है, एक सिलेक्टिव परमिएबल ट्यूब की मदद से, ठीक है, जो कि इमर्ज होता है एक सॉल्यूशन में, ठीक है, और उस सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन होता है वो हमारे नॉर्मल ब्लड की तरह ही होता है। अब जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं जैसे यूरिया, वो इस ट्यूब से सॉल्यूशन में चले जाते हैं और इफेक्टिवली जो हमारा ब्लड होता है उसे प्यूरिफाई कर देते हैं। अब जो ये क्लीन ब्लड है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, जो पेशेंट होगा उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस चला जाएगा, ठीक है। अब ये क्रूशियल प्रोसेस क्यों होता है, बिकॉज अगर बॉडी के अंदर किडनी काम नहीं कर रही तो भी वेस्ट तो रिमूव करना पड़ेगा, तो एक अलग से मशीन लगाते हैं और वो मशीन ये सारे काम करने में हेल्प आउट करती है। देखिए ये एक पेशेंट है, ये आपकी मशीन है, ये इस तरीके से पाइप पे लगा दी है और ब्लड फ्लो होगा और उससे आपका डायलिसिस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे ह्यूमंस में, तो हमने देख लिया वेस्ट कैसे निकलता है, प्लांट्स में वेस्ट कैसे निकलता है उसके ऊपर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लांट्स में स्टोमेटा और लेंटिकल्स, जो प्लांट्स एलिमिनेट करते हैं गैसियस वेस्ट को कैसे, CO2, वाटर वेपर, ऑक्सीजन की मदद से, जो लेंटिकल्स हो गए या फिर आपके स्मॉल पोर स्टोमेटा हो गए, तो जो भी गैसियस वेस्ट होगा वो तो आपके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लीव्स को गिराकर, बार्क है उनकी पीलिंग होकर, ठीक है, फ्रूट्स को गिरा के, तो इस तरीके से वो अपना वेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी उसके जो बाक्स होते हैं वो झड़ रहे होते हैं, उसमें से कुछ लिक्विड फॉर्म में निकल रहा होता है, तो उस फॉर्म में वो अपना वेस्ट निकाल रहे होते हैं, ठीक है, गम्स या रेजिन्स के फॉर्म में। देन सॉइल में एक्सक्रीशन करके, ठीक है, कुछ वेस्ट जो होते हैं वो डायरेक्ट सॉइल में भी डाल देते हैं। तो इस तरीके से प्लांट अपना एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हमने 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ी और वो भी कंप्लीट पढ़ी, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि लिविंग थिंग क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं, लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ने थे। फिर वो लाइफ प्रोसेस हमने देखे कि हाँ, न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और उसके बाद एक्सक्रीशन होता है। फिर न्यूट्रिशन क्या होता है वो देखा, वहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसके 3 टाइप देखे। उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखा, ह्यूमंस में देखा, प्लांट्स में देखा, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स में देखा। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन देखा, रेस्पिरेशन भी हमने ह्यूमंस में देखा, प्लांट्स में देखा, अर्थ फॉर्म्स में देखा, लीचेस में देखा। देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट जो हमने प्लांट्स में देखा, ह्यूमंस में देखा। देन उसके बाद एक्सक्रीशन वाला पार्ट था जो हमने ह्यूमंस में देखा और प्लांट्स में देखा। और इस तरीके से इस चैप्टर का अब हमने क्या कर दिया है, अंत कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये वन शॉट पसंद आया, और अगर ये वन शॉट पसंद आया और आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो यार वो लाइक बटन तो तभी जाना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और स्टे ट्यून्ड रहिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे नेक्स्ट चैप्टर को, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। चलिए बाय।